कागज खोजने में थोड़ा समय लगा कि इधर वाले का सवाल उधर ना पूछ जाऊं, उधर वाले का सवाल इधर ना पूछ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी की जब वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसमें देखा कि तमाम सारा जल संवर्धन पे तमाम सारा काम किया है। राजस्थान का जब दिमाग में एक चित्र बनता है तो ये लगता है कि पानी की स्कैर्सिटी है और पूरे देश में, अब तो पूरी दुनिया में है, शहर खाली हो रहा है। आप इस समस्या से आने वाले समय में इन सवालों से जूझने के साथ साथ इन सवालों के उत्तर के लिए क्या कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लोग। देखिए, जब राजस्थान का नाम आता है विश्व पटल पे जी, तो राजस्थान की पहचान एक मरु प्रदेश के रूप में सदा रही है। जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मरु प्रदेश को हरित प्रदेश कैसे बनाना है, इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए और कुछ ही समय बाद उनके इस प्रयास को सफलता मिली और ईआरसीपी की योजना जो हमारी वर्षों से लंबित थी, पुरानी सरकारें सिर्फ बातें करती थी, सपना दिखाती थी लोगों को कि चंबल, काली सिंध और पार्वती का पानी 17 जिलों में आएगा, लेकिन कभी आया नहीं। न कोई धरातल पे उस पर काम स्टार्ट हुआ, सिर्फ वो बातें ही रह गई। लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने न केवल इस ईआरसीपी योजना पर जो वर्षों से लटकी हुई थी उसका एमओयू साइन कराया। मध्य प्रदेश इसके लिए राजी नहीं था, मध्य प्रदेश को मनाया, केंद्र से बात करी और दोनों की स्विफ्ट डीपीआर बन के हमने केंद्र को सबमिट किया और उसी का परिणाम है कि आज प्रथम जो फेज के काम है वो धरातल पे स्टार्ट हो गए। सेकंड फेज का काम है अभी शुरू टेंडर में प्रक्रियाधीन है। तो निश्चित रूप से जल्दी तय समय के अंदर इस परियोजना को हम पूरा करेंगे और 2028 तक जो हमारी सरकार का वादा है 17 जिलों के अंदर हम पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर से जो मिनिस्ट्री है बहुत डिफिकल्ट मिनिस्ट्री है, लेकिन फिर जो डिफिकल्ट मिनिस्ट्री उसी का नाम सुरेश सिंह रावत जी भी है। सवाल ये उठता है कि मैं एक चीज आपको और याद है, मैं देख रहा था, पन्ने पलट रहा था तो मुझे एक जगह देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वयं स्वागत करने फूल से जाऊंगा अगर यमुना का पानी वो राजस्थान ले आए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का। तो ये सिर्फ कह दिया है आपने या वास्तव में यमुना का पानी आएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनको अपनी बगिया के अंदर फूलों का बगीचा सजा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा। हम तय समय के अंदर यमुना का पानी भी हम शेखावटी के अंदर लाएंगे। और हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ था साइन, उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी डीपीआर बन रही है और जल्दी हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि 2028 तक यमुना का पानी भी शेखावटी में आएगा और माननीय गहलोत जी में उस समय इतनी शक्ति होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो स्वागत करें। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, स्वयं उनके गले में फूल माला डालूंगा। लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की समस्या है राजस्थान के, उसको लेकर क्या विस्तार है, उसको घर तक पानी पहुंचे? क्योंकि एक हर घर नल की बात है, जल की बात है, हर घर तक जल की बात, और एक साथ ये है कि एक सामूहिक जो बावलियां हैं उनका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। इन सब को लेकर क्या कुछ सरकार की योजनाएं और सरकार इस संदर्भ में क्या काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जल संरक्षण हमारी पुरानी विरासत का हिस्सा है। अगर आप महाभारत का अध्ययन करोगे तो महाभारत के अंदर पूरा अध्याय है इसका कि हम कैसे जल का संरक्षण करना चाहिए, कैसे शासक को जब बरसात होती है उसके पहले कुएं, बावड़िया का निर्माण करना चाहिए जिससे बरसात का पानी व्यर्थ में बहका ना जाए। यही काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया और वंदे गंगा जल संरक्षण एक अभियान चलाया। 5 जून से इस अभियान की शुरुआत करी और सहयोगवंश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी था जी और गंगा दशमी भी थी। तो दोनों का एक देव योग सहयोग बना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक व्रत लेवल पे इस कार्यक्रम का आगाज किया और उसका परिणाम ये निकला कि हमारी सैकड़ों बावड़ियाँ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी उनका जीर्णोद्धार हुआ
बहुत सारे नाले जो अवरुद्ध थे वो खोले गए, बहुत सारे तालाब थे जिनकी खुदाई हुई। तो इस तरह से वृहद लेवल पे पूरे राजस्थान में हमारे सारे जो सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में गए और एक इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। 15 दिन ये अभियान चला। मैं खुद भी कई जगह इस अभियान से जुड़ा था और उसी का परिणाम है कि जुलाई के अंदर जब बरसात आई तो अधिकतर बांध लबालब हुए, अधिकतर हमारी बावड़ियाँ लबालब हुई, अधिकतर जो कुओं के अंदर पानी आया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी उसी का परिणाम है। वो बार बार ये बात कही जा रही है कि सरस्वती नदी को फिर से रिवाइव करने की परियोजना जो है वो शुरू की जाएगी। घग्गर है या घग्गर के पैरेलल बहती हुई कोई रिवर है या उसका जो विस्तार था या जो उसके पैलियो चिन्ह हैं उनको वहाँ तक ट्रेस करने की बात है। तो ये क्या सच में योजना है या जैसे हरियाणा में उन्होंने कहा आप भी करने जा रहे हैं? या देखिए, ऐसा है, सरस्वती नदी हमें विरासत में मिली है जी, वही और आदि अनादिकाल की नदी है ये। हम शास्त्रों में, वेदों में पढ़ते हैं, ऋग्वेद में उसका जिक्र और इसका एक रूट भी है। अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा के अंदर तो इसका बोर्ड बना हुआ है जी। हाँ, वही उसके चेयरमैन साहब यहाँ पधारे थे। अच्छा। हमारी इंजीनियरों के साथ मीटिंग भी हुई थी। हाँ। बेकायदा वो इस पे काफी आगे बढ़े हैं और हम भी इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके। और निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं, और साक्षात रूप से क्योंकि मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ तीर्थराज पुष्कर में, हाँ। ये वहां से उसके पास में से ही बहती है। हाँ। वहां पे नंदा सरस्वती का संगम भी है जो पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से समय के साथ ये नदी लुप्त हुई है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। काजरी ने भी, जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी इस पे अध्ययन किया है और इसके अंदर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इसके अंदर कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश रहेगी तो निश्चित रूप से हम उसका पुनरुद्धार करेंगे। एक सवाल है कि जल जीवन मिशन जो था उसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी, लगभग 70 भ्रष्ट अधिकारी निलंबित, ईडी ने 47 करोड़ से ज्यादा राशि को जब्त की। आपकी सरकार योजना को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जल जीवन मिशन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक अति महत्वाकांक्षी मिशन था जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हर घर को पानी मिले, हर घर को जल मिले, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। उसी का परिणाम है कि इस योजना का लाभ हमारी राजस्थान की जनता को नहीं मिला और आने वाले समय के अंदर भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बिना सोर्स डेवलप किए इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ उनकी मंशा ठीक नहीं थी। और आप देख रहे हो कि जब हमारी भजन लाल जी की सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन विधानसभा के अंदर खुले शब्दों के अंदर, खुले मन से कहा कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम करेगी, ईमानदारी से हम काम करेंगे, और अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ गलत किया है तो उनको सजा भी देंगे। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि पूर्व मंत्री भी जेल गए, उनके कुछ इंजीनियर वगैरह भी जेल गए। तो निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है, आपके सामने है। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या डबल इंजन सरकार के वास्तव में होने से कुछ फर्क पड़ता है और योजनाएं, परियोजनाओं में तेजी आती है और समय में प्रोजेक्ट पूरे होते हैं? देखिए, या ये चुनाव में जीतने का एक अच्छा सा एक स्लोगन है? नहीं, ऐसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। केंद्र के अंदर भी हमारा मजबूत नेतृत्व है, राज्य के अंदर भी हमारा मजबूत नेतृत्व है। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य मिलकर, जो मैं आपको इतनी बृहत योजनाओं की बात कर रहा हूँ, चाहे ARCP की बात कर रहा हूँ, चाहे यमुना की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पर हम तभी उतार पा रहे हैं जब हमारी डबल इंजन की सरकार है। ऐसी बहुत सारी बड़ी योजनाएं केंद्र के बिना संभव नहीं है जी। इसलिए केंद्र का सहयोग अति और नितांत आवश्यक है। और किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य का संयुक्त रूप से प्रयास होना जरूरी है। और ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि एक जनता के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प है। मैं आपको एक सवाल का, आखिरी सवाल है मेरा, जवाब जाने दो। आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पे दर्शन करने गए और कांग्रेस के दौरान SI भर्ती पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार को आए लगभग 1.5 साल हो गए, सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने वहां पे ये कहा कि हम इस पर जो SI पेपर लीक मामले को
कहा कि एसआई भर्ती को पेपर सरकार को टाइम में लीक हुआ था, वो कांग्रेस के सरकार में हुआ था, तो लगता जैसे कि अब आपकी वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही। देखिए, ऐसा है कि पेपर बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों ने दिया, हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ। जिसने गलती की, जिसने पेपर लीक किया या पेपर लीक करवा के पास हुए, उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार सज़ा भी दे रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिकारी जो उसमें लिप्त थे वो जेल में हैं। जी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो नौकरी लग गए, पकड़ में आए हैं, वो भी आज जेल के अंदर है। लेकिन वो युवा जो ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी लगा है, उसको कहीं ना कहीं अन्याय ना हो उसके साथ, उसके साथ न्याय हो, ये भी तो हो, उसके साथ न्याय भी निश्चित रूप से, क्योंकि एक सब कोर्ट के अंदर ये सारा विषय था, हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा था। इसकी हमारी सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। तो इस तरह से हमारी सरकार का प्रयास यही है कि किसी नौजवान ने मेहनत करी, मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा पास करी और अब वो नौकरी मिली है, तो किसी कारणवश उनके साथ अन्याय ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है सबसे बड़ा चर्चा का मंच डायमंड स्टेट समिट, जहां बात हो रही है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। अब जो मंच पर आने वाले हैं वो काम करने की अपनी तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए